हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर 2024 के पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 2 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 को। ये जो सीरीज अपन कर रहे हैं ये अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी 2025 की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी में 2019 में जो पेपर हुआ था उसके 5 सेट मैंने कराए थे, लेकिन अब मैं उसको कंटिन्यू नहीं करके जो लेटेस्ट आरआरबी के एग्जाम है उनके प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू देम। दैट्स वाई यहाँ पे आज अपन आरपीएफ एसआई 2024 का पहला पेपर लेंगे 2 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 को। ये जो पेपर है ये भी ग्रेजुएशन लेवल पे होता है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला भी ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। दैट्स वाई लेवल बराबर है तो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 75%, by what percent should its consumption be reduced such that the expenditure on it increases by 33% only। तो देखिए बोला जा रहा है जो पेट्रोल का प्राइस है वो 75% बढ़ गया, तो कंजम्पशन को कितना रिड्यूस किया जाए सो दैट कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 33% बढ़े। सबसे पहली बात तो एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल टू हो जाता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। जैसे कि अगर अपन पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पर लीटर जो पेट्रोल का प्राइस है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं जितना भी लीटर पेट्रोल अपन ने लिया है तो अपन को एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। जैसे अगर आप एक पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं 10 लीटर पेट्रोल भरा रहे हो और पर लीटर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10 इंटू 100 दैट इज 1000 रुपए। तो सेम तरीके से यहाँ पे अपन एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंडिचर जो है वो दो अलग अलग क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है। तो जब कभी भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन में आपको इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है तो इसमें आप जो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला होता है उसको लगा के सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 डिवाइड बाय 100%, जहां पे x1 और x2 उनके साइन के साथ आएंगे, इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन और डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन। तो यहाँ पे आप जैसे प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो x1 हो गया, कंजम्पशन की बात करूं तो वो x2 हो गया, और यहां से जो अपन को मिलेगा वो मिलेगा अपन को एक्सपेंडिचर। तो अब अगर इस क्वेश्चन में जो जो अपन को दे रखा है उसको तो अपन पुट कर देते और जो नहीं दे रखा उसको अपन वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे कि सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 33% इंक्रीज होना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि प्लस 33 हो गया अपने एक्सपेंडिचर। अब प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो बोला गया है कि 75% इंक्रीज होना चाहिए, तो x1 हो गया प्लस 75, और x2 मतलब कंजम्पशन जो कि अपन से पूछ रहा है कि कितना रिड्यूस करें तो उसको अपन वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये 75 x2 डिवाइड बाय 100 सोल्व कर लेते हैं इसको 25 से 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, तो देखिए ये हो गया 7x2 बाय 4 इक्वल टू 33 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू माइनस 42। तो यहाँ पे 7 से ये 6 बार में चला जाएगा, तो x2 इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस 24%। इसका मतलब कि 24% रिड्यूस करना चाहिए कंजम्पशन को। तो यहां पे आप देखिए कहीं भी ऑप्शन में आपको 24% नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपन से पूछ रहा है कि कंजम्पशन घट के कितना रह जाना चाहिए। जैसे कि कंजम्पशन को अगर अपन माने कि स्टार्टिंग में 100% था, कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, तो 24% का उस पर डिक्रीज होएगा तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 24 दैट इज 76%। इसका मतलब जो कंजम्पशन है वो घट के 76% रह गया। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कभी कभार क्वेश्चंस में डायरेक्टली हर चीज नहीं दी जाती, लेकिन अपन को समझ के चलना होता है ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पे अपन जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतन सोल्ड 171 चेयर्स एंड हैड ए गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 95 चेयर्स, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए बोला जा रहा है जो केतन है उसने 171 चेयर बेची और इसमें जो उसको फायदा हुआ वो 95 चेयर के बेचने पे जितना पैसा मिला उसके बराबर हुआ, तो अपन से पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए यहां पे क्या है, मैं मान लेता हूं कि 1 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल टू है 1 रुपीज, 1 रुपए के बराबर है। तो 171 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 171 रुपए, और बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 95 चेयर के बेचने जितना हुआ है, तो 95 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 95 रुपीज, मतलब जो प्रॉफिट है वो 95 रुपीज का हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस यहां से अपन निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 171 माइनस 95।
तो ये कितना हो गया 71 + 5 = 76। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 76 रुपए। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट है 95 रुपीज का और कॉस्ट प्राइस है 76 मल्टीप्लाई 100%। सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 4 से कट जाएगा 19 बार में, और 4 से ये 25 बार में, 19 का ये 5 बार में, तो 5 × 25 मतलब 125%। तो जो प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल वो कितने का हुआ है, 125% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50% गिव्स 3720 द नंबर इज। तो देखिए एक नंबर को जब 50% बढ़ाया जाता है तो जो नंबर है वो 3720 के बराबर हो जाता है। मैं नंबर को मान लेता हूं 100 के बराबर, ये मैंने मान लिया ओरिजिनल नंबर। अब इस पे 50% बढ़ा है, तो 100 पे अगर अपन 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का आधा दैट इज 50, 50% मतलब हाफ, तो 100 का हाफ करेंगे तो 50 ही आ जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि 100 + 50 की वैल्यू अपन को दे दी 3720, और अपन से नंबर जो कि अपन ने माना था 100 के बराबर उसकी वैल्यू अपन से पूछ रहे हैं। तो देखिए इसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा ये है कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वो ऑप्शन इस तरीके से सेट है कि ऑप्शन की मदद से बहुत आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। आरआरबी के क्वेश्चंस में यही अच्छी बात होती है कि वो ऑप्शन ऐसे सेट करते हैं कि ऑप्शन की मदद से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि नंबर 50% इंक्रीज होने के बाद 3720 हुआ है, इसका मतलब नंबर 3720 से तो छोटा ही होगा, उससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब देखिए आप पहला और दूसरा ऑप्शन तो अपना ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब अगर अपन चले चौथे ऑप्शन पे, तो चौथा ऑप्शन काफी छोटा है। अगर 1240 का मैं 50% पहली बात तो एक बहुत आसानी से निकालने वाली क्वांटिटी है। 50% निकालने का मतलब है कि उस नंबर को हाफ कर दो, तो 1240 को अगर आप हाफ करेंगे तो आ जाएगा 620, और 1240 में अगर आप 620 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 1860। अपन को नंबर चाहिए 3720, जो कि ये नहीं है। दैट मीन्स एकमात्र ऑप्शन बचा 2480। तो ये जो करके दिखाया मैंने 1240 + 60 620, ये चीज मैं थर्ड में भी कर सकता था, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ करके इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है, करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसे आप देख के समझ सकते हो, अप्रोक्सीमेट भी अगर आप करना चाहोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर टू बी एडेड टू द 6 डिजिट नंबर 910300 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। देखिए बोला जा रहा है कि एक स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इसमें क्या ऐड किया जाए सो दैट कि ये पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब है कि ये अभी 11 से डिवाइड नहीं होता, 910300। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर अपन चाहे तो एक तो ऑप्शंस एक एक करके डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं होगा, क्योंकि फिर हो सकता है कि अगर मान ली फोर्थ वाला ऑप्शन हो तो अपन को 1 2 3 4 ऐसे चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो इसलिए अच्छा क्या है, यहाँ पे मैं 11 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, और जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा 11 में से, तो अपन को अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो 11 से डिवाइड करने का नॉर्मल तरीका है, अपन इसको 11 से डिवाइड नॉर्मली कर ही सकते हैं, वो तो सबको पता है। दूसरा यहाँ पे पेयर बना के भी किया जा सकता है, जैसे 2 2 का पेयर आप बनाइए इस तरीके से फ्रॉम राइट एंड। तो यहाँ पे ये इन नंबरों को आप 11 से करते जाइए, तो जैसे 0 0 को 11 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0, 3 को 11 से करेंगे तो +3, 91 को अगर आप 11 से करेंगे तो 11 का 8 बार में 88, मतलब कितना रह गया आपके पास, 3 रह गया, तो ये +3। तो इनको आप अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब जो इसका ओवरऑल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 6 के बराबर। अब आप यहाँ पे देखिए ओवरऑल रिमाइंडर आया 6, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है 6 ज्यादा है, तो या तो मैं 6 को हटा दूं तब जाके ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 11 बनाने के लिए जो इसमें घट रहा है उसको ऐड कर दूं। तो 6 को 11 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं इस नंबर में 5 ऐड करूं तो ये पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सॉलिड कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। तो देखिए एक सॉलिड कोन है, बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसका जो डायमीटर है बेस का वो अपन को दे दिया 24, तो डायमीटर 24 है मतलब रेडियस कितनी होगी, उसकी आधी 12, और जो हाइट है वो अपन को दे दी 21। आगे बोल रहा है इट इज कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 कट्स व्हिच आर पैरेलल टू इट्स बेस, द कट्स आर एट द हाइट ऑफ 7 एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इसमें 2 कट लगाए गए हैं, पैरेलल जो है बेस के पैरेलल है, और जो कट है वो 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर पे बेस से, मतलब आप कह सकते हैं कि बराबर बराबर दूरी पे, क्योंकि 21 को अगर आप 3 भागों में बांटेंगे तो 7 और 14 पे ही आपको कट लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एक कट यहाँ पे एक कट यहाँ पे, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 और ये भी 7, बराबर बराबर हो गए।
फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप पार्ट। तो टॉप पार्ट का अपन से कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं ये टॉप पार्ट की, तो ये भी एक तरीके से आपके पास एक कोन ही बनेगा। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अपन जानते हैं क्या होता है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, जहां पे आर तो रेडियस है और एल हो गई स्लेंट हाइट। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो अपन को हाइट दे रखी है। जैसे कि इस डायग्राम में मैं इसको अलग से दिखाना चाहूं, ये कुछ इस तरीके से आपको अलग दिखेगा। तो ये जो 7 है ये तो हो गई इसकी हाइट, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस और स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ती है। तो हाइट मिल गई और रेडियस मिल जाए तो स्लेंट हाइट तो ऑटोमेटिकली अपन निकाल लेंगे। तो रेडियस अपन को निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस के लिए देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है इस पूरे ट्राइंगल को आप लीजिए, ठीक है ना। ये एक ट्राइंगल आपके पास बन गया। अब इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये सिमिलर हो जाएगा इस पूरे ट्राइंगल के, क्योंकि यहाँ पे एक तो 90 डिग्री का कोण होगा और दूसरा ये ऊपर वाला एंगल दोनों में बराबर है। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ऊपर वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, इसको अपन नेमिंग कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। ए बी सी डी और ई। तो जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी ई के। अब करस्पॉन्डिंग साइड की मैं बात करूं तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन डी। यहां पे अपन को बी सी निकालना है, बाकी सब कुछ तो दे ही रखा है। ए बी 7 है और ए डी की बात करूं तो पूरा हो गया, दैट इज 21 सेंटीमीटर इक्वल टू बी सी अपॉन डी है अपना बस 12। तो 7 से 3 बार में और ये 3 से 4 बार में, मतलब जो बी सी है वो इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। तो बी सी 4 है, मतलब रेडियस अपन को मिल चुकी है। तो ये जो स्लेंट हाइट है वो हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट में 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 49 प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, दैट मीन्स रूट 65। तो यहां पे अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो पाई मतलब 22/7 की जगह 3.14 इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बोल भी रहा है 3.14 ही कर लो जब वो बोल रहा है तो। और रेडियस हो गई 4, स्लेंट हाइट हो गई रूट 65। तो देखिए 4 चौको 16 की 6, एक कैरी चला गया और 4 दिए 12, 12.56 रूट 65। ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसकी वैल्यू अपन को बतानी है, एक आसान सा सवाल है, नॉर्मली करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए जो कि आ जाएगा 14। तो 7 से 2 बार में 2 इंटू 1 2, फिर 7 से 2 बार में 2 इंटू 2 4, 14 से 1 बार में 1 इंटू 5 5, 7 से 2 बार में 4 दूनी 8। और यहां पर भी अपन इसको भी एलसीएम का ही पार्ट ले लेते हैं, बिकॉज यहां पे अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन के डिनोमिनेटर 14 है, इसका मतलब अपन को उसको डालना ही पड़ेगा। तो 1 का 14 बार में 14 और 14 इंटू 3 42, तो ये आ गया -42। 4 और 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 19, 19 माइनस 42, 19 माइनस 42 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा -23। तो ये आ गया -23/14। ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं बात करूं तो एक बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल क्या बोलता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट में जाओ और ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में। तो यहां पे अपन को 3 तरह के ब्रैकेट दिख रहे हैं। एक तो है ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर होता है ये कर्ली ब्रैकेट और इसके भी अंदर होता है ये पेरेंथेसिस। तो यहां पे आप देखिए ये जो पेरेंथेसिस है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। और दूसरा ये वाला जो पेरेंथेसिस है ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके अंदर फर्दर कोई ब्रैकेट नहीं है। तो ये अंदर ही अंदर के ब्रैकेट माने जाएंगे, हमेशा अपन अंदर से बाहर की ओर चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 35/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का 7 बार में। सेम तरीके से 9 - 7 आ गया 2। तो ये आप देखिए ये बन गया 7 मल्टीप्लाई, और साथ के साथ इनको भी करते जाते हैं, जैसे ये 6 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको तो कर ही देता हूं मैं। 25/2 को अगर आप चाहे तो रहने दीजिए क्योंकि वो आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। 25/2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास में भैया ब्रैकेट के बाद जो आता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जाके भी अपन यही ओडीएमएस ही परफॉर्म करते हैं। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई में जो प्राथमिकता है वो मल्टीप्लाई की ज्यादा है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 25, फिर 25 + 2 27, और ये हो जाएगा 7 × 27। तो 7 × 27 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 189। ऑप्शन नंबर 2। Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at speeds of
51 एंड 42, द फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 16 सेकेंड, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज। देखिए दो ट्रेनें इक्वल लेंथ की जो कि पैरेलल लाइंस में सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों की स्पीड अपन को दे रखी है, और बोला जा रहा है कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 16 सेकेंड में पास कर देती है। तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन मतलब इक्वल लेंथ की ट्रेन है, तो एक तरीके से अगर अपन दोनों ट्रेन का सम भी निकाल लेंगे तब भी अपना काम हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब कभी भी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो वो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी, इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी वो हो जाएगा S1 और जिसकी कम वो S2। तो ये अपन को देगा कितनी देर में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरीके से क्रॉस कर जाएगी। तो ऑब्वियस है जो ट्रेन फास्टर होगी वही स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 16 सेकंड में पास कर देती है। इसका मतलब जो टाइम है वो अपन को दे दिया 16 सेकंड। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो स्पीड है वो अपने पास किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा बिकॉज टाइम अपन को सेकंड में दे रखा है, और जो लेंथ है ऑप्शंस में वो सारी मीटर में दे रखी है। तो लेंथ मीटर में लाने के लिए अपन को स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। L1 प्लस L2 एक तरीके से बराबर है बिकॉज बोला गया है कि दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल है, तो इसको आप चाहे तो 2L1 कर दीजिए या 2L कर दीजिए बिकॉज दोनों बराबर है। और अगर मैं बात करूं फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 51 और स्लोअर ट्रेन की हो गई 42। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दिस इज इक्वल टू 16 सेकेंड। तो यहां पे आप देखिए 51 माइनस 42 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, और 9 का ये 2 बार में चला जाएगा और ये 2 का 8 बार में। तो ये मैं बोल सकता हूं कि L इक्वल टू हो गया 8 इंटू 5/2। ये जो 5/2 है इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से 4 बार में, 4 पंजे 20। दैट मीन्स की लेंथ कितनी हो गई एक ट्रेन की 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। अब इसको आप 2 से डिवाइड मत कर देना क्योंकि अपन पहले ही दोनों ट्रेन की लेंथ को बराबर करके 2L लिख चुके हैं। तो ये जो अपने पास L आया ये सिंगल ट्रेन की ही लेंथ आई है। अगर यहां पे मैं L1 प्लस L2 ही रहने देता तो फिर L1 प्लस L2 की वैल्यू 40 आती, फिर मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन वो पहले ही मैंने 2L कर दिया, इस वजह से डायरेक्ट मेरे को सिंगल ट्रेन की लेंथ मिल गई। Lalit's average earning per month in the first 3 months of a year was 22272. In April, his earning was 75% more than the average earning in the first 3 months. देखिए बोला जा रहा है कि जो ललित की एवरेज अर्निंग है पहले 3 महीने की वो है 22,272 रुपए, और जो अप्रैल में उसकी अर्निंग हुई है वो पहले 3 महीने की एवरेज अर्निंग से 75% ज्यादा हुई है। फिर बोला जा रहा है कि इफ हिज एवरेज अर्निंग पर मंथ फॉर द होल ईयर इज 84,460, देन व्हाट विल बी ललित्स एवरेज अर्निंग पर मंथ फ्रॉम मई टू दिसंबर। बोला जा रहा है कि पूरे साल की जो उसकी एवरेज अर्निंग है वो है 84,460, तो ललित की एवरेज अर्निंग क्या होगी मई से लेकर दिसंबर तक। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि अगर अपन को सम निकालना होता है एवरेज से तो अपन क्या करते हैं सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ जो भी है उस हिसाब से। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे स्टार्टिंग के 3 महीने की जो अर्निंग है एवरेज अर्निंग वो है 22,272, तो स्टार्टिंग के 3 महीने का सम कितना हो जाएगा अर्निंग का, तो वो हो जाएगा 22,272 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 3 महीने की अर्निंग जनवरी से लेके मार्च तक। ठीक है, इसके बाद अपन चले फिर आया अप्रैल। अब अप्रैल में बोल रहा है कि जो उसकी अर्निंग है वो शुरुआती 3 महीने की एवरेज अर्निंग से 75% ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं कि 75% ज्यादा किससे होगी 22,272 से। 75% का मतलब होता है 3/4, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया 1 + 3/4, या तो इसको आप 100% मान लीजिए उस पर 75% बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा 175%, दैट इज इक्वल टू 7/4, तो इसका 7/4 ये हो गया अपने पास अप्रैल की अर्निंग। अब इसके बाद अपन चले अप्रैल के बाद आता है मई से लेके दिसंबर। ये जो मई से दिसंबर की अर्निंग है इसको मैं मान लेता हूं x, एवरेज अर्निंग मैंने मानी है x, और मई से दिसंबर कितने महीने होते हैं, तो मई से दिसंबर 8 महीने हो जाते हैं, और एवरेज अर्निंग को मैंने x माना है, तो टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी मई से दिसंबर की 8 × x, और ये हो गई अपने पास मई से दिसंबर की अर्निंग। तो यहां पे आप देखिए ये जो पूरी है ये पूरी अपने 12 मंथ्स की अर्निंग हो गई, 12 मंथ्स की अर्निंग का सम हो गया। और मैं बात करूं 12 मंथ्स की अर्निंग का जो एवरेज है वो दे रखा है 84,460, तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मुझे पूरे 12 मंथ की अर्निंग का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड अपन अर्निंग का सम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो 4 से काट देते हैं, या तो इसको काट ही देते हैं। चलिए 4 का 5 बार में 20, 5 बार में 20 और 6 बार में 24 और फिर 8 बार में 32। तो चलिए 3 दूनी 6, 7 ती 21 की 1, 2 कैरी चला गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8 जा 56 की 6, 5 कैरी चला गया, 7 के 42 प्लस 5 47 के साथ 4 कैरी चला गया, तो ये 39 और 3 करेंगे तो 38 प्लस 8x इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 0, 12 का 6 बार में 72 की 2, 7 के लिए चला गया, 12 6 का 48 और 7 55 की 5, फिर 48 5 53 और 12 8 96, 96 और 5 101। तो यहाँ पे अपन को x की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज x को अपन ने एवरेज अर्निंग माना है मई से लेकर दिसंबर तक, और वही अपन से पूछा गया है। चलिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 6 और 6 12, 12 की 2, 1 के लिए चला गया, फिर 2 और 7 9, 8 और 9 17 की 7, फिर 7 और 8 15 की 5 और ये 10 प्लस 8x इक्वल टू 1013520। तो 8x इक्वल टू आ जाएगा 1013520 माइनस 105792। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा हो गई बिकॉज नंबर्स बड़े और डायरेक्ट कटने जैसे नहीं है। थोड़ा बहुत आप काट सकते थे वैसे, जैसे कि 4 से यहाँ पे कट जाता, थोड़ा बहुत तो कट ही सकता था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, इस वजह से मैंने ज़्यादा फोकस उस पर नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, फिर 11 में से 9 गया 2 और 14 में से 7 गया 7, 12 में से 5 गया तो 7, फिर 0 में 0 गया 0, 10 में से 1 गया 9। तो ये हो गया 8x, और 8 से अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 8 का एक बार में, फिर एक बार में 27, 8 3 24, 37, 8 चौको 32 और 52, तो 52 के हिसाब से 8 छक्का 48 और फिर 8 छक्का 48। तो x इक्वल टू आ गया 1,13,466। तो ये हो गई उसकी मई से लेकर दिसंबर तक की एवरेज इनकम, एवरेज अर्निंग। ऑप्शन नंबर 3। Rahul covers 734 km in a boat in 30 hours against the stream and he takes 12 hours with the stream. Then find the speed of the stream. देखिए एक राहुल नाम का आदमी जो कि बोट से 734 किलोमीटर जाता है 30 घंटे में अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलने का मतलब है कि जिस दिशा में नदी जा रही है, जिस धारा मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में वो जा रहा है, और 12 घंटे लगते हैं विद द स्ट्रीम। मतलब जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में अगर वो 734 किलोमीटर जाए तो उसको 12 घंटे लगते हैं। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए ये डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस दिशा में नदी जा रही है उस दिशा में वो जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में जो अपन स्पीड मानते हैं वो मानते हैं S1 प्लस S2, जहां पे S1 है वोट की स्पीड और S2 है पानी की स्पीड। S1 जो है वोट की स्पीड रुके हुए पानी में और S2 पानी की स्पीड। और जिस दिशा में नदी जा रही है उसके विपरीत दिशा में अगर अपन जाएंगे तो उसको अपन अपस्ट्रीम बोलते हैं, उसकी स्पीड होती है S1 माइनस S2। S1 फिर से रुके हुए पानी में बोट की स्पीड और S2 पानी की स्पीड। तो अब आप यहाँ पे देखिए अपन जानते हैं कि भैया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोला जा रहा है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में 30 घंटे लेता है। तो अपस्ट्रीम मतलब S1 माइनस S2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 734 और टाइम कितना है 30 घंटा। तो इसको मैं सोल्व करूं तो कर सकता हूं, डिसिमल में कुछ आ जाएगा, चलो कर ही लेते हैं। 3 का 2 बार में 6, फिर 4 बार में 12 और 14 का मतलब फिर से 4 बार में 12 है ना, और 20 का मतलब 6 बार में 18। तो ये आ जाएगा लगभग। और सेम तरीके से जो डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे लेता है, डाउन स्ट्रीम मतलब S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 इक्वल टू डिस्टेंस हो गया वही 734 और टाइम यहाँ पे लग रहा है 12 घंटे। तो 12 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 का 6 बार में 72 और 14 मतलब 12 का एक बार में 12 फिर 20, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, एक बार और छोड़ देते हैं अपन। चलिए 12 का 6 बार में 72। अब अपन से पूछ रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड मतलब S2 की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। तो S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा 61.16 माइनस 24.46 डिवाइड बाय 2। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे 6 में 6 गया 0, 11 में से 4 गया तो फिर से 7 और 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36.7 बटा 2, तो 18.35 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आप देखिए एकदम ही सेम टाइप का इक्वेशन है, बस थोड़ा सा हल्का सा ही अंतर किया है। तो फिर से यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, 32/8, 8 का 4 बार में, ये 7 - 2 5, तो ये बन गया अपने पास 4 मल्टीप्लाई, इसको भी मैं यहाँ पे काट देता हूँ 5 का 3 बार में, और ये 5 का 6 बार में, तो ये 3 + 6 × 5, तो ये 6 × 5 हो गया 30, और 30 + 3 हो गया 33। अब ये 33 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये कितना हो गया, तो ये अपने पास हो गया 132, ऑप्शन नंबर 1। If x varies inversely as y³ - 1 and is equal to 6 when y equal to 3, find x when y equal to 8। देखिए x जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है y³ - 1 से। इनवर्सली वेरी करने का मतलब होता है 1/y³ - 1 हो जाएगा, तो x प्रोपोर्शनल 1/y³ - 1। अगर डायरेक्टली वेरी कर रहा होता तो फिर अपन लिखते हैं x प्रोपोर्शनल y³ - 1, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा, इनवर्सली कर रहा है, इसलिए 1/y³ - 1। अब बोला जा रहा है कि x की वैल्यू 6 है जब y equal to 3 है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि y equal to 8 होएगा तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, c/y³ - 1। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो x equal to 6 है जब y equal to 3 है, तो यहाँ से अपन c की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3³ - 1, तो c कितना आ जाएगा अपने पास, c equal to आ जाएगा 3 का क्यूब 27, 27 - 1 करेंगे तो कितना 26, तो ये आ गया 26 × 6, ये आ गया अपने पास c की वैल्यू। तो अब आप देखिए अपन से पूछ रहा है x की वैल्यू जब y 8 है, तो बस अपन को कुछ भी नहीं करना, x equal to बोल सकते हैं c आ गया अपने पास 26 × 6, और y की वैल्यू कितनी 8, तो 8 का क्यूब -1, तो 8 का क्यूब 512, 512 - 1 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा 511, और 26 × 6 भी कर ही लेते हैं, 6 × 6 36 की 6, 3 कैरी चला गया, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 156/511, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Given that 40 की पावर 0.11 equal to x, 40 की पावर 0.1 equal to y and x की पावर z equal to y square, then the value of z। तो यहां पे आप देख सकते हैं अपन क्या करते हैं, ये जो x और y की वैल्यू है ये डाल देते हैं x की पावर z equal to y square में। तो x अपने पास है 40 की पावर 0.11 और इसकी होल पावर हो गई z, दिस इज इक्वल टू y है 40 की पावर 0.1 एंड इसकी होल पावर 2। तो यहां पे आप देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेज में आपने पढ़ा होगा कि जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जो 0.11 × z है, मैं आपस में इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, तो ये आ गया 0.11 z, और सेम तरीके से यहां भी 0.1 × 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 0.2। यहां पे आप देख सकते हैं दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर को आप आपस में इक्वल कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए इन दोनों की जो पावर है वो इक्वल होगी, तभी जाके ये ओवरऑल क्वांटिटी इक्वल हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। तो 0.11 z इक्वल टू 0.2, तो z इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0.2 बाय 0.11, एक ये डिस्मल हटा के मैं ऊपर एक जीरो डाल देता हूँ ताकि डिस्मल के बाद की डिजिट दोनों में बराबर हो जाए, तो ये आ गया 20/11, तो 11 का एक बार में 11 और 9 के हिसाब से 90, तो 11 × 8 = 88, तो उसके हिसाब से बोल सकते हैं अपन ऑप्शन नंबर 1। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.82। The selling price of 16 books is equal to the cost price of 12 books. Find the loss or gain %। देखिए बोला जा रहा है कि 16 बुक्स की जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 12 बुक्स की कॉस्ट प्राइस के। तो अपन बोल सकते हैं कि भैया 16 बुक्स की सेलिंग प्राइस को मैंने एसपी मान लिया, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स, मतलब 12 × सीपी, और कॉस्ट प्राइस को मैंने सीपी मान लिया। तो यहाँ पे 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो सीपी आ गया 4 और एसपी हो गया 3, 4:3। तो यहां पे आप देखिए अपन को एक तरीके से लॉस हो रहा है। मैं बोल सकता हूं कि भैया 4 रुपए की चीज को मैंने 3 रुपए में बेचा है, तो 1 रुपए का नुकसान है कितने पे, 4 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज इक्वल टू 25% का लॉस है, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दैट सर्कमस्क्राइब ए स्फीयर विद ए रेडियस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। देखिए अपन को एक सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है और बोल रहा है कि वो स्फीयर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब जैसे एक तरीके से ये स्फीयर है आपके पास और इसके ऐसे बाहर बाहर अपन ने एक सिलेंडर बनाया है। तो अब यहां पे सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि वो टाइटली सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी बड़ा या छोटा नहीं है, जितना स्फीयर है उतना ही सिलेंडर है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहां पे अपन को और कुछ भी नहीं बोल के गया, तो फिर अपन ये मान के चलेंगे। तो अब आप देखिए जो स्फीयर की रेडियस है वो है 2.8, तो एक तरीके से ये हो गई स्फीयर की रेडियस,
और अपन से पूछ रहा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को एक तो इस सिलेंडर की रेडियस चाहिए, दूसरी सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया जितना इस स्फीयर का रेडियस होगा उतनी ही एक तरीके से इस सिलेंडर की भी रेडियस हो जाएगी, तो 2.8 ही हो जाएगी। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो इस स्फीयर का जितना डायमीटर होगा उतनी इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल, मतलब 2.8 इंटू 2 दैट इज कितना हो गया 5.6। तो इस सिलेंडर की हाइट भी हो गई अपने पास 5.6। तो अपन को सब कुछ मिल चुका है। पाई को अपन 22/7 ले लेते हैं, रेडियस कितनी हो गई 2.8, तो 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 और हाइट हो गई 5.6। तो देखिए 7 का ये 0.4 बार में हो जाएगा। और बाकी तो और कुछ अभी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी इसमें, कैलकुलेटिव है ये सवाल। तो देखिए 22 का 4 बार में हो जाता है 88, मतलब ये हो गया 8.8 मल्टीप्लाई, और इसको भी अगर अपन डायरेक्ट करते जाए तो 28 का 6 बार में कितना हो जाएगा, तो 28 का 6 बार में हो जाएगा 168, है ना, क्योंकि 20 का 6 बार में 120, 8 का 6 बार में 48, दैट इज हो गया 168। तो 168 के हिसाब से 8 16 कैरी चल गया, और 28 का 5 बार में हो जाएगा 140, 140 प्लस 16 156, तो 156 मतलब 15.68, है ना। तो 8.8 इंटू 15.68। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो यूनिट डिजिट है वो भी लगभग सबकी बराबर है, केवल यूनिटी क्या टेंस डिजिट और 1000 डिजिट जो है डेसिमल से पहले की वो भी सबकी बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे अपन यूनिट डिजिट वगैरह से भी नहीं चल पाएंगे, इसको अपन को सोल्व ही करना पड़ेगा। तो इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी अपनी है, और ऑप्शंस भी कोई बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है। तो चलिए फिर सोल्व भी करते हैं। 15.68 मल्टीप्लाई 8.8, तो देखिए 8 8 जो 64 की 4, 6 कैरी चला गया, 8 6 48 और 6 54, 5 कैरी चला गया, 4 कैरी चला गया, तो 12। सेम चीज नीचे आ जाएगी, 4 4 5 2 1, तो 4 8 9 7 3 1, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 137.984, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा रेशियो स्मॉलेस्ट है, ये अपन से पूछा जा रहा है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, आरआरबी के क्वेश्चंस में मेनली ऐसा होता है कि ऑप्शंस बहुत आसान दिए जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बहुत ही आसान से ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसको आप देखिए 19/36, अगर मैं 19/36 की बात करूं तो ये हाफ से तो बड़ा है, बिकॉज 36 का आधा होता है 18, तो ये अगर 18/36 होता तो ये हाफ के बराबर होता। ऊपर में 19 आ गया, इसका मतलब ये हाफ से बड़ा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये हाफ से बड़ा है। सेम तरीके से अगर आप 17/33 को देखेंगे तो ये भी आपका हाफ से बड़ा है, बिकॉज हाफ करने के लिए ऊपर में 16.5 आना चाहिए था, लेकिन 16.5 से बड़ा आ रहा है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो हाफ से बड़ी होगी। और इसको भी अगर आप देखेंगे 29/42 को, तो ये भी आपका हाफ से बड़ा है, क्योंकि 42 का आधा होता है 21, तो हाफ करने के लिए ये ऊपर में 21 आना चाहिए था, लेकिन 21 से काफी बड़ा है, तो ये हाफ से बड़ा है। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे 11/60, तो ये तो हाफ से बहुत छोटा है, 11/60, ये तो एक तरीके से 1/4 से भी छोटा है। 1/4 करने के लिए भी ऊपर में 15 होना चाहिए था, ये उससे भी छोटा है। तो साफ साफ अपन देख सकते हैं कि सबसे छोटी रेशियो अपना यही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस इतने आसान है। बाकी 3 ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं, वो तीनों बड़े हैं, अपन से छोटा पूछ रहे हैं। अगर अपन से बड़ा पूछ रहा होता तब फिर थोड़ी अपन को इसमें चेक करना पड़ता, लेकिन छोटा पूछ रहा है तो छोटा तो बताना यहाँ पे बहुत ही आसान है। If a 1136 मीटर long train crosses a pole in 71 seconds, then find the time in second taken by the train to cross a 656 मीटर long platform। देखिए बोला जा रहा है कि एक 1136 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस करने में 71 सेकंड का समय लगाती है। तो पूछा जा रहा है कितने टाइम में वो ट्रेन एक 656 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे अपन को ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी, ट्रेन की लेंथ अपन को दे रखी है, लेकिन ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी। तो वो अपन कहां से निकालेंगे, वो निकालेंगे पहले वाले स्टेटमेंट से, जो कि बोल रहा है कि ट्रेन पोल को 71 सेकंड में क्रॉस करती है। तो देखिए कोई भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करने के लिए जो अपन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फिर से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लेंथ होती है, क्योंकि पोल की कोई लेंथ नहीं होगी, उसको अपन नेग्लिजिबल मानेंगे, एंड डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड, बिकॉज पोल की कोई स्पीड भी नहीं होगी, पोल अपनी जगह पे हमेशा रुका रहेगा। तो L1/S1 इक्वल टू टाइम, और टाइम कितना 71 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखिए L1 तो अपन को दे ही रखा है, तो 1136/S1 इक्वल टू 71। 71 से मेरे हिसाब से शायद ये कैंसिल आउट हो जाए, काट लेते हैं अगर कट जाए तो। देखिए 71 का एक बार में 113 माइनस 71 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 + 13 दैट इज इक्वल टू 43।
43 का मतलब हो गया ये नहीं 43 नहीं होगा, सॉरी 42, और 42 का मतलब हो गया 426, तो 71 का 6 बार में, तो S1 इक्वल टू आ गया अपने पास 16 के बराबर, तो 16 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज जो ट्रेन की लेंथ थी वो मीटर में थी और टाइम सेकंड में था। अब अपन से पूछ रहा है कि वो सेम ट्रेन कितना टाइम में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी, तो फॉर्मूला एक तरीके से लगभग सेम रहेगा, बस अंतर इतना है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, इस वजह से यहाँ पे ट्रेन की लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ऐड हो जाएगी, तो L1 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती इसलिए केवल ट्रेन की स्पीड, एंड दिस इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए सब कुछ अपन को दे रखा है, ट्रेन की लेंथ है 1136 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 656 मीटर, और जो ट्रेन टाइम लेती है वो लेती है 16 मीटर पर सेकंड का, तो टाइम अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। तो 6 और 6 12 की 2, एक कैरी चला गया अपने पास, 4 5 9 और 11 और 6 17, तो 1792 बटा 16, 16 का एक बार में, फिर एक बार में और 2 बार में 32, तो 112 सेकंड में जो ट्रेन है वो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। Time taken in hours by two trains X and Y to travel the distance from Lucknow to Chandigarh via the same route on 4 different days is given in the following bar graph. Study the graph carefully and answer the question given below. तो यहाँ पे आप देखिए अपन को एक बार ग्राफ दे रखा है, ये जो बार ग्राफ है दो ट्रेन के द्वारा लिया गया समय बता रहा है 4 अलग अलग दिन पे लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच में। तो जैसे कि डे 1 पे जो ट्रेन X है वो 12 घंटे लेती है और ट्रेन Y 15 घंटे लेती है, ट्रेन X ये ब्लू कलर की है और ट्रेन Y अपने पास ये ब्राउन कलर की है। तो अब अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड चंडीगढ़ इज 754 किलोमीटर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन X एंड Y ऑन डे 3। अगर लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड का डिफरेंस क्या होगा डे 3 पे, डे 3 ये वाला। तो यहाँ पे आप देखिए एवरेज स्पीड बोलो या स्पीड बोलो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक सिंगल दिन की ही बात कर रहा है वो डे 3 पे। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ट्रेन X की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ X वो कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 754 किलोमीटर का और ये 754 किलोमीटर जो है वो 13 घंटे में तय करती है, तो 754 बटा 13 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 13 पंजे 65, 65 के हिसाब से ये हो गया 104, तो 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, तो पूरा 58 बार में, तो ये आ गया अपने पास 58 किलोमीटर पर आवर। सेम तरीके से स्पीड अपन निकालेंगे वाई ट्रेन की डे 3 पे, तो वो भी वही 754 किलोमीटर ही कवर कर रही है और कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो 20 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 से डिवाइड करने का मतलब इसका आधा कर दीजिए और एक डिजिट के बाद डिस्मल लगा दीजिए, तो ये 3 बार में 7 बार में 14 और 7 बार में 14, तो 37.7। तो इन दोनों का डिफरेंस अपन से पूछ रहा है, तो 58 माइनस 37.7, तो 10 में 7 गया 3, 7 में 7 गया 0, 5 में 3 गया 2, तो 20.3, ऑप्शन नंबर 3। इफ द सम ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस इज 160 एंड देयर एवरेज इज 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए n ऑब्जर्वेशन का सम अपन को दे रखा है और उनका एवरेज दे रखा है, तो अपन से 7n प्लस 15 पूछ रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं भैया एवरेज क्या होता है, तो एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n ऑब्जर्वेशन है, तो एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई n, एवरेज है 40, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा सम बटा एवरेज, सम है 160 और एवरेज है 40, तो 40 का 4 बार में, तो n आ गया 4, बस कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो 7n प्लस 15 इक्वल टू 7 इंटू 4 प्लस 15, 7 चौकू 28, 28 प्लस 15 दैट इज कितना हो जाएगा अपने पास ये हो गया आपके पास 25 प्लस 15 40 प्लस 3 43, ऑप्शन नंबर 4। The average of 7 numbers is 53. If each number is increased by 6, what will be the new average be? देखिए बोला जा रहा है कि 7 नंबर का एवरेज जो है 53 है, अगर हर नंबर को 6 से इंक्रीज किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो देखिए एवरेज का एक रूल होता है कि अगर आप हर नंबर को सेम नंबर से इंक्रीज कर रहे हो तो जो नया एवरेज है वो भी आपका उसी नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज डिफरेंस में भी चलती है, अगर हर नंबर को सेम नंबर से अपन डिक्रीज करें तो फिर जो अपना नया एवरेज है वो भी उतने से ही डिक्रीज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी सेम रूल है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो नया एवरेज है वो केवल 53 प्लस 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 59, ऑप्शन नंबर 4। इवेल्यूट दिस, इसको इवेल्यूट करना है, इवेल्यूट मतलब इसको खोलना है। तो अब देखिए 147 का स्क्वायर है,
147 का स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेन बात ये यूनिट डिजिट सेम है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग होती जब, तो फिर अपन बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट तो सेम है, लेकिन टेंस डिजिट सब में अलग अलग है। तो अगर मैं केवल टेंस डिजिट तक पहुंच जाऊं तो भी मेरा काम हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो एक तरीका तो ये, जैसे कि 147 मल्टीप्लाई 147 अपन लिखते हैं। अब यहाँ पे अपन को केवल 10 डिजिट तक जाना है, तो बस 2 डिजिट अपन लेंगे। तो 7 इंटू 7 49 की 9, 4 के लिए चला गया, 7 चौको 28, 28 प्लस 4 कितना हो गया, 28 प्लस 4 हो गया 32। यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, आगे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। सेम तरीके से यहाँ पे एक क्रॉस का साइन लगता है, फिर 7 चौको 28, ये आगे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 क्रॉस लगेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो 9, 8 और 2 10 की 0, आगे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए केवल आंसर क्या आ जाएगा अपना 21609, बिकॉज इसी में ऐसी 2 डिजिट है जो 09 है लास्ट की, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इतना सा करना है। एक और तरीका इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या, इस 147 को मैं लिख दूं 150 माइनस 3 और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए जब 150 का स्क्वायर आप करेंगे तो इसको भी आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। वैसे 150 का स्क्वायर आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 22500। लेकिन उतना भी करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है ना। तो आप बोल सकते हो कि भैया 0 है, स्क्वायर करूंगा तो 2 डिजिट 2 जीरो हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि इधर तो मेरे को 2 जीरो मिलेंगे। इस 2 जीरो को आप ऐसे ही रहने दीजिए। इस फॉर्मूले को अगर अपन खोलते हैं तो क्या खोलता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 को रहने दीजिए, और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 150 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 150 का 2 टाइम्स मतलब 300, और 300 इंटू 3 900। 900 भी पूरा मत लिखिए, केवल 0 0 लिख लीजिए, 0 0। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं आपकी क्या गई है, ये इसको भी 09 कर दीजिए। तो 0 0 प्लस 09 माइनस 0 0 दैट इज कितना 09, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बस यही आपका आंसर है, पूरा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। A solid hemisphere of iron is melted and recast into the shape of a right circular cylinder with a diameter of 9 cm and a height of 42 cm. Find the volume of the cylinder. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फेयर को अपन मेल्ट और रिकास्ट करके राइट सर्कुलर सिलेंडर में बना रहे हैं, और राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायमीटर और हाइट अपन को दे रखी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम अपन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही फर्जी सा काम किया है। सबसे पहली बात तो, जब हेमिस्फेयर को मेल्ट करके सिलेंडर में बनाया जा रहा है और सिलेंडर की डायमीटर और हाइट आपने दे दी, तो फिर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। फिर ये सॉलिड हेमिस्फेयर का यहाँ पे रोल रहा ही कहां। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो स्टार्टिंग की एक लाइन है, ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं। डायरेक्ट अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। अपन जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे अपन को सब कुछ दे रखा है। डायमीटर 9 सेंटीमीटर है, डायमीटर का आधा हो जाता है रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4.5, तो 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, और हाइट है 42, तो ये हाइट हो गई 42 बस। तो 7 का ये 6 बार में सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए 22 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 2, और 2 इंटू 4.5 हो जाएगा 9, तो 11 इंटू 9, प्लस 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और 2 इंटू 4.5 9, तो ये हो गया 9 इंटू 3, सॉरी मल्टीप्लाई ये 9 इंटू 3, तो ये हो गया अपने पास 99 इंटू 9 27। 99 मतलब 100 माइनस 1, तो 2700 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 2673, ऑप्शन नंबर 3। During sale, Raghav bought a notebook marked for ₹70 at 40% discount and a pen marked for ₹20 at 35% discount. How much did he save due to sale? देखिए बोला जा रहा है कि सेल के दौरान राघव एक नोटबुक खरीदता है जिसकी मार्क प्राइस 70 रुपए है, लेकिन उस पर उसको 40% का डिस्काउंट मिलता है, और एक पेन खरीदता है जिसकी मार्क प्राइस 20 है, लेकिन उस पर उसको 35% का डिस्काउंट मिलता है। तो कितना उसने सेव किया, तो अपन सीधा सेव निकालना है। इसका मतलब एक तरीके से जितने रुपए का डिस्काउंट मिला वही उसने सेव किया, तो 70 पे 40% का सेव है, और 20 रुपए पे 35% का सेव है, तो बस यही अपना निकल जाएगा सेविंग। तो निकाल लीजिए इसको आप, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके 7 चौको 28, प्लस ये 20 से 5 बार में, और 5 का 7 बार, तो 28 प्लस 7 इक्वल टू 35। इसका मतलब ओवरऑल उसने 35 रुपए का सेव किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि उसने कितने रुपए पे किए, तो पे कितने किए, देखिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अगर अपन निकालेंगे तो अपन को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो 70 प्लस 20 90, 90 रुपए में 35 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब उसने 55 रुपए पे किए।
LCM and SCF of two numbers are 114 and 19 respectively. If one of the numbers is इतना, then find the other number. तो देखिए अपन जानते हैं LCM मल्टीप्लाई SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज A इंटू बी. LCM और SCF अपन को दे रखा है 114 मल्टीप्लाई 19, दिस इज इक्वल टू, एक नंबर है 57, दूसरा नंबर अपन से पूछा जा रहा है 19 का 3 बार में, और 3 से इसको आप काट सकते हो, 3 3 9, और 24 मतलब 3 का 8 बार में 24. तो B इक्वल टू आ गया अपने पास 38 के बराबर. ऑप्शन नंबर 4. एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज अ वल्गर फ्रैक्शन. तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको एक रिपीटिंग बट नेवर एंडिंग नंबर दे रखा है. ये नंबर अपन जानते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो एक तरीके से अपन को इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करके ऐड करना है. डायरेक्ट तो अपन इसको ऐड नहीं कर सकते, पहले दोनों को अलग अलग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 0.5 बार की, 54 बार की, तो यहाँ पे जो बार है वो दोनों डिजिट के ऊपर है और इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है. तो जब जितनी भी डिजिट डिसिमल के बाद है उन सबके ऊपर बार हो, तो अपन को क्या करना है, वो दोनों डिजिट या तीनों डिजिट जितनी भी डिजिट है उनको लिख देना है. जैसे 2 डिजिट है 54 डिवाइड बाय कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार, तो 2 9. तो बस ये हो गया अपना आंसर. सेम तरीके से अगर मैं बात करूं 0.23 बार की, तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है लेकिन एक के ऊपर बार नहीं है. तो जब कभी भी इस तरीके से हो जहां पे कुछ डिजिट के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर बार नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले इस नंबर को तो आप ऐसे ही लिख दीजिए 23, इसमें से आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है. तो किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, डिवाइड बाय. अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है, तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0. तो ये अपने पास आ गया 21/90. तो ये डायरेक्ट तरीका होता है. अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा डेनोमिनेटर का. आप देखिए 99 में होता है 9 इंटू 11 और 90 होता है 9 इंटू 10. तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 इंटू 11 इंटू 10, इसका मतलब 990. तो 99 का 10 बार में, तो 54 इंटू 10 540, और ये हो जाएगा 90 का 11 बार में, तो 11 इंटू 21, तो 11 का एक बार में एक कैरी चला गया, 11 दूनी 22 और 1 23. तो ये 1 4 3 7 5 2 7 771/990. ऑप्शन नंबर 1. What will be the difference in population 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population is 1,80,000 and which is increasing at a rate of 25% every year? देखिए आपसे 3 साल पहले और 2 साल पहले की टाउन की पॉपुलेशन का डिफरेंस पूछ रहा है. करंट पॉपुलेशन आपको दे रखी है और बोला जा रहा है कि हर साल जो पॉपुलेशन है वो 25% बढ़ रही है. जैसे कि अगर मैं मान लूं कि भैया 3 साल पहले की पॉपुलेशन को मैंने x मान लिया, तो ये हो गई 3 साल पहले की पॉपुलेशन. अब 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है तो क्या हुआ होगा, इस पे 25% का इंक्रीज हुआ होगा. तो जैसे अगर इस चीज को अपन 100% माने तो 25% का इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया पॉपुलेशन इसका, 125%, मतलब x इंटू 125%. ये हो गई 2 साल पहले की पॉपुलेशन. अब 1 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 25% का इंक्रीज करना पड़ेगा. फिर से इसमें अगर मैंने 25% का इंक्रीज किया तो कितना आ जाएगा, x इंटू 125/100 इंटू 125/100. ये हो गई 1 साल पहले की पॉपुलेशन. अब करंट पॉपुलेशन निकालनी है तो फिर क्या करना होगा, इसमें फिर से अपन को 25% का इंक्रीज करना पड़ेगा. तो x इंटू 125/100 इंटू 125/100 इंटू 125/100. समझने के लिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये अपनी हो गई 2025 की पॉपुलेशन, ये हो गई अपनी 2024 की पॉपुलेशन, ये हो गई अपनी 2023 की पॉपुलेशन, और ये हो गई 2022 की पॉपुलेशन. तो एक तरीके से 3 साल पहले की पॉपुलेशन मतलब 2022, फिर 2 साल पहले की 2023, पिछले साल की 2024, और करंट पॉपुलेशन 2025. तो एक तरीके से ये जो 1,80,000 है ये अपन को करंट पॉपुलेशन दे रखी है, मतलब ये दे रखी है अपन को. इनको अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं तो सब ये 125/100 का मतलब होता है 5/4. 25 से आप काटेंगे तो 5/4 हो जाएगा. तो अपन को एक तरीके से दे रखा है x इंटू 5/4 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू है 1,80,000. और अपन से पूछ रहा है 3 ईयर और 2 ईयर एगो पॉपुलेशन का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस. तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसको फिर से अपन 25 से 5 बार में और ये 4 बार में, तो 5x/4 माइनस x, दैट इज इक्वल टू कितना, ये हो गया x/4. तो x/4 की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, तो अपन यहां से x/4 की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसमें आप देखिए इसको मैं x/4 लिख देता हूं. ये जो 4 है इसका क्यूब है, तो एक 4 मैंने ले लिया, तो अब कितना रह गया यहाँ पे, 2 4 रह गए, तो 5 का क्यूब डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1,80,000. तो x/4 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 1,80,000
मल्टीप्लाई 5 का क्यूब 4 का स्क्वायर उधर गया 64 और 5 का क्यूब सॉरी 4 का स्क्वायर 16 माय मिस्टेक और 5 का क्यूब 125 है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट 125 से ही काट देते हैं। 125 का एक बार में 180 माइनस 125 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 55। 55 के हिसाब से हो गया 550, 4 बार में 500, फिर 4 बार में और ये 0। तो 16 चौको 64 की 4, 6 के नीचे चला गया, 16 चौको 64 और 6 70 की 0, 7 के नीचे चला गया, 16 और 7 23, तो 23,040, ऑप्शन नंबर 1। The SCF and LCM of two numbers are 57 and 114 respectively. If one of the numbers is 9/2 times of the other, what is the larger number? देखिए दो नंबर्स का SCF LCM दे रखा है और बोला जा रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 9/2 टाइम्स है, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा ये बता दो। तो फिर से SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को अपन ए और बी मान लेते हैं। SCF है 57 और LCM है 114। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं एक नंबर को x मानूं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x का 9/2 टाइम्स, तो 9/2 इंटू एक्स, तो a को x मल्टीप्लाई b हो गया 9/2x। देखिए 3 से 3 बार में और 3 से 19 बार में और 3 से ये 3 बार में 9 और 8 बार में 24। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ गया 19 इंटू 38 इंटू 2, 19 दूनी भी 38 होता है, इसका मतलब ये हो गया 38 का स्क्वायर, तो x आ गया 38 के बराबर। अब अपन से पूछ रहा है लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कौन सा होगा 9/2x, तो 9/2 इंटू 38, तो 2 का 19 बार में 19 इंटू 9 171, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज रुपीज 15,915 इफ देयर प्राइसेज आर इन द रेशियो 357 द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम। देखिए अपन को तीन आइटम का एवरेज प्राइस दे रखा है 15,915 और तीनों आइटम के प्राइस का रेशियो दे रखा है। यहां पे दिक्कत ये है कि अपन को एवरेज दे रखा है, उनका सम नहीं दे रखा, तो अपन ऐसा करते हैं रेशियो में भी एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे 3, 5, 7 मैं मान लेता हूं कि भैया तीनों आइटम का जो प्राइस है वो 3 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट हो गया। तो अगर मैं एवरेज निकालूं इनका तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15/3। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो सम हो गया 15 और टोटल 3 नंबर है, तो 15/3 इक्वल टू 5। इसका मतलब एवरेज आ गया 5। तो जो 15,915 है मैं बोल सकता हूं कि वो 5 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि रेशियो में एवरेज आया 5 यूनिट और आइटम्स का एवरेज अपन को दे रखा है 15,915, तो वो दोनों बराबर होंगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 15,915। अपन से पूछ रहा है कॉस्टलीस्ट आइटम, तो कॉस्टलीस्ट आइटम कौन सा है जिसकी रेशियो में सबसे बड़ा यूनिट है, दैट इज 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। चलिए 5 से काट देते हैं इसको, 5 का 3 बार में 15, एक बार में 41 मतलब 8 बार में 40 और 3 बार में 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3183। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 3183, 7 21 की 1, 2 के चला गया, 7 8 जा 56 और 2 58, 5 के चला गया 7 और 5 12 की 2, 1 के चला गया, दैट इज 22,281, ऑप्शन नंबर 3। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 41,000। इट इज सोल्ड टू ए रिटेलर आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 30%. The retailer wants to earn a profit of 25% on its cost price after allowing it 50% discount to the customer. At what price should he list the washing machine? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है जिसकी लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस जो है वो है 41,000 रुपए। अब ये जो वॉशिंग मशीन है वो एक रिटेलर ने खरीदी और रिटेलर को इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले 12% और 30% के। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि भैया रिटेलर ने जितने में भी खरीदी होगी वो अब जब आगे बेचेगा तो वही एक तरीके से कॉस्ट प्राइस का काम करेगी। तो मैं कॉस्ट प्राइस अगर मेरे को निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूं, बिकॉज कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कब, जब रिटेलर खरीद रहा है, और कॉस्ट प्राइस कब, जब रिटेलर बेच रहा है। तो जितने रुपए में रिटेलर ने खरीदी होगी वही एक तरीके से रिटेलर के लिए जब वो बेचेगा तब कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि 12% और 30% का डिस्काउंट दिया, इसको मैं सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर लूं तो उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं अपन, x1 + x2 - x1 x2 / 100। तो x1 और x2 12 और 30 डाल देंगे, 12 + 30 - 12 × 30/100, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार, 12 और 30 हो गया अपने पास 42, 42 - 6 = 18, 18/5 करेंगे तो 5 × 15 की 5, 15 का 3 बार में, 5 का 3 बार में 15 हो गया और 6 बार में 30, तो 42 - 3.6 मतलब 38.4। तो इतने % का ओवरऑल डिस्काउंट दिया है। तो कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगी जब वो आगे बेचेगा, तो 41,000 पे
38.4% का डिस्काउंट। तो कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, उसमें अगर आप 38.4% का डिस्काउंट दोगे तो कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपके पास 61.6%। तो इसका 61.6%। तो ये हो गया। अब रिटेलर जब आगे कस्टमर को देगा उस टाइम उसका कॉस्ट प्राइस। अब बोला जा रहा है रिटेलर वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो रिटेलर जो है इस पे 25% का मुनाफा चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो 50% का डिस्काउंट भी देना चाहता है। तो उसको लिस्ट प्राइस कितनी करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस है कि उसको लिस्ट प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो कितनी बढ़ाई यही अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं। सेलिंग प्राइस कब, जब वो कस्टमर को इसको बेचेगा। तो कस्टमर को वो कितने पे बेच रहा है, 25% के प्रॉफिट पे। फिर से अगर मैं इस पूरी चीज को 100% मान लूं, तो 25% का प्रॉफिट जब अपन इस पे देंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। तो इस पूरी चीज की 125% बाय 100 मल्टीप्लाई 125%। अब देखिए अपन से बोल रहा है कि उसने 50% का डिस्काउंट दिया लिस्ट प्राइस पे, न्यू लिस्ट प्राइस पे। यहां पे उसने लिख के ही बोला है, तो वो न्यू लिस्ट प्राइस अपन से पूछा जा रहा है। अपन जानते हैं कि जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं उसके बाद अपने पास सेलिंग प्राइस निकल के आती है। मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई अपने पास इतनी बड़ी, ये क्या है, ये नई मार्क प्राइस पे 50% का डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू निकल के आई। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर मैं नई मार्क प्राइस को 100% मानूं और 50% का उस पर मैंने डिस्काउंट दिया, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये 50% की वैल्यू है। और अपन को नई मार्क प्राइस मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीके से क्या करना होगा, इसका डबल करना होगा, बिकॉज 50 का डबल हो जाता है 100%। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका डबल अपन को करना है। तो जो न्यू मार्क प्राइस है वो अपने पास आ जाएगी। तो न्यू मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, इस पूरे की डबल। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कैंसिल आउट कर ही दीजिए। ये एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 5 से ये 25 बार में, 5 से ये 2 बार में, और 2 से ये 3 0.8। तो ये आपके पास बन गया 41 मल्टीप्लाई। और यहां पे आप देखिए इसको अपन, चलिए ठीक है, 30.8 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि न्यू मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का डबल हो जाएगी, क्योंकि 50% का डिस्काउंट दिया। 50% डिस्काउंट देने का मतलब है कि वैल्यू को हाफ कर दिया। तो जो नई मार्क प्राइस थी उसको हाफ करा, तब जाके अपन के पास ये सेलिंग प्राइस आई। तो सेलिंग प्राइस को डबल कर दूंगा तो नई मार्क प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए 25 इंटू 2 50 होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 41 इंटू 50 को 5 इंटू 10 लिखा, और इसको मैंने कर दिया 308 इंटू 5। तो यहाँ पे आप देखिए 8 पंजे 40, मतलब यूनिट डिजिट अपनी जीरो आएगी, और एकमात्र ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट जीरो है। मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। The difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 6% per annum is 78 rupees. Find the sum. देखिए बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 78 रुपए। तो अपन से सम पूछा जा रहा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जैसे अगर मैं सम को 100% मान लूं तो 6% के हिसाब से जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 6 इंटू 2 12%। और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं। जैसे 2 साल का अगर अपन को कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। तो x कितना हो जाएगा, 1 साल का दैट इज 6%, तो 2 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर बटा 100 कितना हो गया, ये हो गया 12.36। तो बोला जा रहा है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट तो हो गया 12.36%, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो गया था 2 इंटू 6 मतलब 12%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे दिया 78 रुपए। दैट मीन्स की 0.36% की वैल्यू आपको दे दी 78 रुपए, और आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, सम जो कि अपन ने माना था 100%। तो 100% की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। तो यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालू तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 78 बटा 0.36, और 100% की वैल्यू निकालनी है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए यहाँ पे ये डिसिमल हटा के मैंने ऊपर में 2 जीरो कर दिए, तो 36 दूनी 78 होता है ना, जानते हैं अपन, नहीं 36 दूनी तो 72 ही होता है, माय मिस्टेक, पूरा पूरा नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, 6 से काट लेते हैं, 6 का 6 बार में, और 6 का ये 1 बार में 6, और 3 बार में 18, है ना, 13 बटा 6। तो फिर 13 बटा 6 कर लेते हैं, डायरेक्ट 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो 6 दूनी 12 डिसमल, और कितना हो गया, 6 दूनी 12 मतलब एक, फिर 40 मतलब 6 का 6 बार में 36, फिर 40 मतलब ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10,000 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 21666।
दैट इज ऑप्शन नंबर 4. A sum when invested at 20% simple interest per annum amounts to 2400 after 3 years. What is the simple interest on the same sum at the same rate in 2 years? देखिए बोला जा रहा है कि एक सम है जिसको 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे इन्वेस्ट किया जाए तो वो 2400 रुपए बन जाता है 3 साल के बाद. तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 2 ईयर. तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा सेम सम के ऊपर. चलिए ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अपन को सम निकालना है. सम को मैं मान लेता हूं 100 रुपीज, 100 रुपए का मैंने सम मान लिया. अब 20% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 60%. तो 100 का 60% अगर आप करेंगे तो 60 रुपए आएगा. मतलब ये तो हो गया प्रिंसिपल और 60 रुपए इस पे मिला इंटरेस्ट. तो मिला क्या हो गया 3 साल का अमाउंट जो कि अपन को दे रखा है 2400 रुपए. तो 160 रुपए की वैल्यू अपन को दे दी 2400 रुपए. और अपन से पूछ रहा है कि सेम सम पे सेम रेट के लिए 2 साल पे कितना इंटरेस्ट बनेगा. तो यहां पे आप देखिए मैं बोल सकता हूं कि भैया मैंने सम माना 100 रुपए, 2 साल के लिए अगर मैं 20% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालूं तो कितना होगा 2 इंटू 20 मतलब 40%. और 100 का 40% कितना होता है 40 ही होता है. इसका मतलब 40 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है. तो यहां पे आप देखिए मैं इसको 4 से काट देता हूं. 4 से ये 40 बार में और 4 से ये 600 बार में. इसका मतलब 40 यूनिट की वैल्यू आ गई 600 जो कि अपन को निकालनी थी. तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि अपना आंसर कितना हो जाएगा 600 के बराबर. शरद completes his journey in 8 hours. He covers half the distance at 90 km per hour and rest at 30 km per hour. What is the length of journey? देखिए शरद जो है अपनी पूरी जर्नी को 8 घंटे में कवर कर देता है. बोला जा रहा है कि उसने आधा डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर किया और बाकी का आधा उसने 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर किया. तो लेंथ ऑफ जर्नी उसकी क्या रही होगी ये अपन से पूछा जा रहा है. तो यहां पे मैं देखिए लेंथ ऑफ जर्नी को 2 किलोमीटर मान लेता हूं, 2 यूनिट मान लेता हूं. इसका मतलब कि उसने आधी 1 यूनिट 90 के हिसाब से कवर किया. तो टाइम कितना लगेगा उसको 1 यूनिट उसने 90 के हिसाब से कवर की. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 1/90 हो गया. और बाकी 1 यूनिट उसने 30 के हिसाब से कवर की तो 1/30. तो इतना टाइम लगना चाहिए. तो यहां पे अगर अपन एलसीएम ले तो 90 और 30 का एलसीएम आ जाएगा अपने पास 90. तो ये एक बार में और 30 का ये 3 बार में. तो 1 + 3 4/90 है. तो इतना टाइम लगना चाहिए. लेकिन टाइम अपन को कितना दे रखा है 8 घंटे दे रखा है. मतलब मैं बोल सकता हूं कि 4/90 की वैल्यू अपन को 8 घंटे दे दी. 4 का 2 बार में. तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहां से 90 × 2 दैट इज इक्वल टू 180. तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 और अपन ने कितनी मानी थी अपन ने 2 यूनिट मानी थी उसकी डिस्टेंस को. तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 180 × 2 दैट इज 360. तो 360 किलोमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट. इनमें कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है ये अपन से पूछा जा रहा है. तो यहां पे आप देख सकते हैं फिर से 45/66, 2/3, 9/87 और 20/21. तो यहां पे मैं 9/87 को तो एकदम ऐसे ही देख के ही मना कर सकता हूं कि ये तो साफ साफ पता चल रहा है बहुत छोटा फ्रैक्शन है. अब अगर अपन आगे चले तो 2/3, 20/21 और 45/66. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 66 और 45 में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है. इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो भी काफी छोटा होगा. और 2 और 3 में डिफरेंस 1 का है. 21 और 20 में भी डिफरेंस 1 का है. लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये जो 1 का डिफरेंस है ये 3 पे है. लेकिन ये जो 1 का डिफरेंस है वो 21 पे है. इसका मतलब ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होगा. तो यही अपना आंसर हो जाएगा. तो ये तो देखिए देखने का एक तरीका हुआ. अब यहां पे अगर अपन करना चाहे तो इसको कैसे करते हैं. जैसे कि अपन इन 3 में कंफ्यूज है. ये थर्ड वाला तो अपन ने ऐसे ही हटा दिया. इसमें डिफरेंस कितने का है तो इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो गया 21 का डिफरेंस हो गया. तो यहां पे आपको इनके डिफरेंस का जो है एलसीएम ले लेना है. तो डिफरेंस का एलसीएम 21 आ जाएगा. तो ये 21 का एक बार में 21 तो ये 45. ये 1 का 21 बार में 21 दूनी 42. ये 1 का 21 बार में 21 × 20 दैट इज कितना हो जाएगा 21 दूनी 420. यहां पे आप देख सकते हैं कौन सा नंबर सबसे बड़ा है आपको. तो नंबर सबसे बड़ा 420 है. तो यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. If third proportional of 76 and 38 be x, then what is the value of x? देखिए 76 और 38 का थर्ड प्रोपोर्शनल अपन को दे रखा है. थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब जैसे अगर a b c 3 नंबर प्रोपोर्शन में है तो b इक्वल टू होता है √ac. या आप बोल सकते हो b² = ac. तो यहां पे अपन को a और b जो है वो 76 और 38 दे दिया और c जो है वो x दे दिया. तो x की वैल्यू अपन से पूछ रहा है. तो 38² = 76 × x. 38 का 2 बार में 76 और 2 का 19 बार में. तो x कितना गया 19 के बराबर. ऑप्शन नंबर 2.
चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने से बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।